आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर, और उसको हिंदी में बोले तो क्वांटम संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पुराने लेक्चर में हम देख चुके हैं जो भी इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है उसका द्रव्यमान भार देख चुके हैं, और क्या देख चुके हैं, उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे। फिर और क्या पढ़े, समस्थानिक पढ़े और समभारिक पढ़े और सम न्यूट्रॉन पढ़े और सम इलेक्ट्रॉन पढ़े और आइसोस्टर्स पढ़े। तो आइसोस्टर्स में ये पढ़े कि उनमें परमाणुओं की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। फिर उसके बाद हम लोग ये निकालना सीखे कि आयनों का इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। तो जो देता है उसके ऊपर क्या आता है, धनात्मक आवेश, जो लेता है उसके ऊपर क्या आता है, ऋणात्मक आवेश, और जो जितना देगा उसमें से उतना इलेक्ट्रॉन माइनस करेंगे और जो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उसमें उतना इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम संख्या। तो देखो, क्वांटम संख्या में हम लोग ये पढ़ेंगे कि जो भी अपना इलेक्ट्रॉन होता है या फिर क्या होता है, कोष होता है, या फिर क्या होता है, उपकोष होता है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन का चक्रण होता है वो किस तरह घूमता है अपना नाभिक के पास, ठीक ना, मतलब नाभिक के चारों तरफ कैसे अपना इलेक्ट्रॉन घूमता है, इन सब के बारे में देखेंगे। तो उसमें जो फर्स्ट होता है क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला अपना है मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा है कक्षीय क्वांटम संख्या, और तीसरा है कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या डाल देना यहाँ पे, और उसके बाद है चक्रण क्वांटम संख्या। तो यहाँ पे लिख लेना, छूट गया है कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो इसको लिखने के बाद ये लिखो कि जो मुख्य क्वांटम संख्या होता है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एन से, और जो कक्षीय क्वांटम संख्या उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एल से, और जो कक्षीय चुंबकीय क्वांटम संख्या है उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एम से, और जो भी अपना चक्रण क्वांटम संख्या है इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, स्मॉल एस से, ठीक ना। इसके बाद इसमें ये लिखो कि हम लोग क्वांटम संख्या में पढ़ेंगे क्या। तो क्वांटम संख्या किसको बोलते हैं, तो लिखो परिभाषा क्वांटम संख्या की, लिखो परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन, लिख लियो। हाँ, तो वो बाद में आएगा, वो तो मुख्य क्वांटम संख्या में आएगा, जो भी आएगा वो, केवल अभी लिखो क्वांटम संख्या का परिभाषा। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बनाने हेतु, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बनाने हेतु आवश्यक राशियों की, आवश्यक राशियाँ क्वांटम संख्या कहलाती है। लिखना, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की आवश्यक राशियाँ बनाने हेतु आवश्यक राशियाँ क्यों, लिखना परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन की आवश्यक राशियाँ को, या फिर राशियों लिख लेना, एक से ज़्यादा होते हैं, राशियों को क्वांटम संख्या कहते हैं। ये क्वांटम संख्या का परिभाषा है। तो कहीं पे परिभाषा पूछ दे तो बस इतना लिख देना। बाकी अब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कोष कैसे होते हैं, उपकोष कैसे होते हैं, वो सब पढ़ेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालो कि अपना मुख्य क्वांटम संख्या क्या होता है। तो फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में। तो देखो, फर्स्ट है अपना मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से। तो जो भी अपना मुख्य क्वांटम संख्या होता है किसके बारे में बताता है, कोष के बारे में बताता है। तो ये लिखो, हमें मुख्य क्वांटम संख्या हमें कोष के बारे में बताता है। लिखो, ये हमें मुख्य क्वांटम संख्या में, लिखो ये हमें कोषों के बारे में जानकारी देता है। मुख्य क्वांटम संख्या जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एन से, इसमें लिखो ये हमें किसके बारे में जानकारी देता है, कोष के बारे में जानकारी देता है। तो कोष सबको पता है। कोष देखो ये होता है, कोई भी अपना क्या है, नाभिक है, ये अपना नाभिक ले लिए। तो इसमें थोड़ा सा अपना 10th भी रिवाइज हो जाएगा।
नाभिक के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके बाहर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो भैया इसके बाहर क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो ये अपना बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। और नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, माइनस चार्ज। तो जहाँ पे भी अलग अलग चार्ज दिखे, मतलब विपरीत आवेश दिखे, वहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होता है, मतलब कि अपनी तरफ वो क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो हमेशा जो भी इलेक्ट्रॉन होगा नाभिक से हमेशा क्या रहेगा, आकर्षण की तरफ ही रहेगा। तो हम लोग तो आकर्षण और जो भी रिपल्सन होता है इसको क्या देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी तो ये देखने वाले हैं कि कोष कितने होते हैं। तो हम लोग कोष की बात करते हैं। तो ये अपना कौन सा कोष है, के कोष है। ये कौन सा कोष है, एल कोष है। तो लिखो, ये जो एन है, जब एन की वैल्यू 1 होती है तो कौन सा कोष मिलेगा, के कोष मिलेगा। जब एन की वैल्यू 2 होगी तो कौन सा कोष मिलेगा, एल कोष। जब एन की वैल्यू 3 मिलेगी तो कौन सा कोष मिलेगा, एम। उसी तरह जब एन की वैल्यू 4 मिलेगी तो कौन सा कोष मिलेगा, और एन की वैल्यू यदि 5 होगी तो कौन सा कोष। ऐसे ही ये चलता रहता है, ठीक ना। सॉरी, ये एम नहीं मिलेगा, एम एन के बाद क्या आता है, ओ कोष मिलेगा, ठीक ना। कंटिन्यूस चलता रहेगा। एन के बाद यदि 6 हुआ तो क्या मिलेगा, पी कोष मिलेगा। तो ये देखो 10th में तुम लोग पढ़े होगे केवल 4 ही कोष मिलते हैं, के एल एम एन, जो कि गलत है। वो 10th में इतना बताया ही जाता है क्योंकि बच्चों को जो 11th में आने के बाद क्या ना दिमाग पे लोड दिया जाता है 11th में। 10th में क्या रखा जाता है, सिलेबस कम, तो इसीलिए 10th में कहाँ तक बताया जाता है, एन तक। लेकिन एन के बाद भी कोष और सारे होते हैं। तो ये एन की वैल्यू क्या होता है, ये आगे चलते जाता है और ये कोष भी आगे चलता जाता है। तो लिख लो, ये एन की वैल्यू 1 होगी तो के कोष, एन की वैल्यू 2 होगी तो एल कोष, एन की वैल्यू 3 होगी तो एम कोष। इसको याद ही करना है क्योंकि इसमें समझने वाला बस इतना है कि बस n बराबर 1 हुआ तो के कोष, मतलब कि जो न्यूक्लियस के जस्ट बाहर है, मतलब नाभिक के जो जस्ट बाहर है वो पहला कोष है, ठीक है। तो ये n बराबर 1 है। उसके बाद जो दूसरा है वो n बराबर 2 है, मतलब कि जो के कोष है वो नाभिक के जस्ट पास में है, जो एल है वो थोड़ा सा उससे दूर है। उसके बाद फिर m है। तो जहाँ पे भी n की वैल्यू 1 होगी मतलब वो कौन सा कोष होगा, के कोष होगा, और वो नाभिक के सबसे पास में होगा। तो इसको लिखो, तो देखो यही है क्वांटम संख्या, अपना मुख्य क्वांटम संख्या में आता है। यदि एन की वैल्यू 1 हुई तो के कोष मिलेगा, एन की वैल्यू 2 हुई तो एल कोष मिलेगा, यदि एन की वैल्यू 3 हुई तो एम कोष मिलेगा, एन की वैल्यू 4 हुई तो एन कोष मिलेगा। तो ये आगे चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। यदि आगे और ज़रूरत पड़ेगी तो और आगे ये चलता रहेगा। इसके बाद देखो, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। दूसरा कौन सा क्वांटम संख्या था, कक्षीय क्वांटम संख्या। तो दूसरा डालो हेडिंग, कक्षीय क्वांटम संख्या, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एल से। तो मुख्य क्वांटम संख्या में उतना ही था जितना हम लोग पढ़े कि बस वो केवल किसके बारे में बताता है, कोष के बारे में बताता है। उसके और गुण है लेकिन वो गुण उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो पहले इतना ही लिख लो कि कितना मुख्य जो क्वांटम संख्या है वो किसके बारे में बताता है, कोष के बारे में बताता है। बाकी और जो उसके और जितने गुण है वो किसके कब पढ़ाया जाएगा, जब परमाणु हम संरचना पढ़ाएंगे, जो कि हमारा भौतिकी रसायन का पार्ट है। ये सारा वहाँ पे भी आएगा, लेकिन अभी इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है क्योंकि जब पढ़ोगे तुम लोग क्या पीरियोडिक टेबल, जब जितने भी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो लिखो इसमें कक्षीय क्वांटम संख्या में, इसको देखना, इसका एक और भी नाम होता है, लिख लो, इसका दिगंशी भी नाम होता है, दिगंशी क्वांटम संख्या। ये भी एक नाम लिख लेना। एजीम्यूथल होता है इंग्लिश में, जिसको दिगंशी बोलते हैं। ये द है, दिगंशी लिख लेना। इंग्लिश में इसका नाम एजीम्यूथल है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो इसमें लिखो, जो कक्षीय क्वांटम संख्या है ये हमें उपकोषों के बारे में जानकारी देता है। एक लाइन में लिखो इसका परिभाषा, ये हमें उपकोषों के बारे में जानकारी देता है। हो गया।
तो लिखने के बाद ये लिखना अपना जो कक्षीय क्वांटम संख्या में कि हमें किसके बारे में बताता है, उपकोष्य के बारे में बताता है। और उपकोष्य में देखो, उपकोष्य को जानने से पहले ये जो एल होता है ना, एल से पहले हम लोग क्या पढ़े, एन पढ़े ना। तो एन क्या था, अपना मुख्य क्वांटम संख्या। तो वहाँ पे ये लिख लेना, जो भी एन होगा उसकी वैल्यू हमेशा, मतलब उसका मान हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। जो भी एन होगा वो क्या होगा, पूर्णांक होगा। और उसका शुरुआत कहाँ से होगा, एन की वैल्यू 1 से शुरू होगी, ठीक ना। इसका जो मान है वो 0 से शुरू नहीं होगा और एन की वैल्यू हमेशा क्या होगा, पूर्णांक होगा। तो ये लिख लेना। उसके बाद अपना चल रहा था कक्षीय क्वांटम संख्या। तो इसमें ये आता है जो भी एल की वैल्यू होती है। पहले हम लोग एल की वैल्यू के बारे में बात करते हैं। एल का मान जो भी होता है वो होता है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन 0 और लेस देन n-1। तो इस एल का मतलब हो गया कि ये बोल रहा है कि एल की वैल्यू जो है या तो 0 होनी चाहिए, तो 0 से बड़ी होनी चाहिए, और n-1 से छोटी होनी चाहिए, या फिर n-1 के बराबर होनी चाहिए। इसके और इसके बीच में नहीं होनी चाहिए, इसके और इसके तक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो जब ये यहाँ पे इक्वल टू लग जाता है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक होनी चाहिए, और यही यदि हट जाए तो इसका मतलब होता है इसके और इसके बीच में चाहिए। तो जहाँ पे भी तुम्हें इक्वल टू लिख दे तो उसका मतलब होना चाहिए कि वहाँ से लेकर चलना है और यहाँ तक। तो इसके लिखने के बाद लिखो, ये लिख लिए। इसको लिखने के बाद अब लिखो, तो इसका मतलब हमें कक्षीय क्वांटम संख्या पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, n की वैल्यू की। तो n क्या है, अपना मुख्य क्वांटम संख्या। तो अब देखो, यदि हमारा यहाँ पे n की वैल्यू जब 0 होगी, जब n की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस केस में l क्या मिलेगा, बताओ l क्या मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जब n हमारा 0 हो जाएगा तो n की जगह पे क्या रखते हैं हम लोग, 0 रखें। तो 0 रखो। देखो तो इसमें देखो क्या मिलेगा, 0 और क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 रखें तो क्या मिलेगा, -1, जो कि क्या होता है, ये डिफाइन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस केस में भी जब हम लोग पढ़ेंगे कक्षीय क्वांटम संख्या, तो इसमें भी हम लोग क्या लेंगे, केवल वही लेंगे जो कि क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक ना। धनात्मक पूर्णांक है, उसी को हम लोग लेंगे। तो इसमें ये लिखो, ये लिख लियो ना, एल की वैल्यू कहाँ से होनी चाहिए, 0 से लेकर के n-1 तक होनी चाहिए। तो इसमें अब ये लिखो कि यदि एल की वैल्यू 0 हो जाए तो उस केस में, सॉरी एल की वैल्यू 0 नहीं, एन की वैल्यू यदि 0 हो जाए तो उस केस में एल की वैल्यू क्या होगी, निकाल के बताओ। तो बताओ, बताया था तुम लोगों, बताओ जल्दी बताओ, बताओ। तो क्या लिखवाया था, जब n की वैल्यू 0 आती है तो l की वैल्यू कितनी आती है, तो वो कौन सी मिलती है, कौन सी वैल्यू मिलती है, केवल 0 मिलती है। देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, तो क्या हम n की वैल्यू, कब से बोल रहा हूँ 0, ठीक है, तो क्या मैं n की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, पहले ये बताओ। तो ये किसी को पूछना चाहिए था कि क्या मैं n की वैल्यू 0 ले सकता हूँ, नहीं ना। तो ये कोई नहीं पूछा, तो यहाँ पे हम लोग n की वैल्यू 0